प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता। आज हम 10वीं के पाठ्यक्रम में अन्य पुस्तक कृतिका का अध्ययन करेंगे। कृतिका के बारे में आप सभी 9वीं में जान चुके हैं कि यह रचनाओं का समूह होता है, रचनाओं का संग्रह होता है। इसमें हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं से पाठ संकलित किए गए हैं, जिसमें से 3 पाठ आपको पढ़ना है। आज हम माता का आंचल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। शिवपूजन सहाय जी का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। माता का आंचल का यह अंश जो आपके पाठ में दिया गया है, शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास क्या है कि जैसे उपन्यास होता है तो आंचलिक का मतलब अंचल विशेष, यानी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र विशेष की भाषाओं, उस क्षेत्र विशेष की कहानियों, उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तित्वों या व्यक्तियों के ऊपर जो भी लेख लिखा जाता है उसको हम आंचलिक लेख कहते हैं। तो वह उपन्यास जो क्षेत्र विशेष में रहकर क्षेत्र विशेष के लिए लिखा गया हो उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। अंचल का मतलब जैसे माँ का आंचल, यहाँ शीर्षक से ही संबंधित हम पढ़ लें कि आंचल जो है वो तात्पर्य है वह हिस्सा, भाई साड़ी का वह हिस्सा जो माँ की पल्लू के रूप में होता है, जिसकी छाया में बच्चे अपने को सबसे सुरक्षित मानते हैं। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण शिल्प अर्थात याद करके लिखा गया है, यानी इसको शिवपूजन सहाय जी ने, भाई जब वो बचपन में थे तो बचपन की बातें उन्होंने लिखी हैं, तो बाद में बड़े होकर जब वो बातें याद आई उनको तब उन्होंने लिखा है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाहे और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टिबिंदु है। यहाँ इन्होंने ठेठ भाषा का प्रयोग किया है ताकि वो, भाई सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि वो ठेठ से ठेठ देहाती को भी समझ में आ सके। और जो मूल रूप से इन्होंने
बचपन के जो शिशु चरित्र है बाल्यावस्था का वो भी वर्णन किया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। जो अंश आपके सामने अभी प्रस्तुत होगा उसमें ग्रामीण अंचल और उसके अन्य जो चरित्र हैं वो सब भरे पड़े हैं। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। जो शहरों की चकाचौंध है उससे जो सहजता गांव की है, स्वाभाविकता गांव की है, उसको रचनाकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। लेखक ने सबसे बड़ी बात इसमें जो बालकों के मन के बारे में अभिव्यक्ति की है, बाल मनोविज्ञान का प्रयोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो समूह की विशेषता है, बाल्यावस्था की विशेषता है कि समूह में रहना, तो बच्चे किस प्रकार सामूहिक रूप से या समूह में रहते हुए अपने दुख और दर्द को भूल जाते हैं, इसको भी यहाँ रेखांकित किया गया है। और तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश मतलब उस समय जब लेखक छोटे थे तो उस समय जो परिवार की जो पारिवारिक परिवेश था समाज में, कि समाज में जो घर था, जो आसपास के घर थे, वो सबका दायरा एक रहता था। आज हम अपने घर तक सीमित रह गए। अगल बगल भी जो आज के बच्चे हैं वो खेलने नहीं जाते हैं, किंतु जो उस समय लेखक के बचपन में जो पूरा एक गली, एक मोहल्ला, एक गांव, वो सब उनके खेलने की एक परिसीमा थी। उनको कहीं आने जाने की कोई रुकावट नहीं थी और सभी लोग मिलकर रहते थे। संयुक्त परिवारों का चलन उस समय था। इन सब की जो छटा है वो आपको इस पाठ में देखने को मिलेगी। साथ ही लोकगीत, जो तरह तरह के जो लोकगीत होते हैं या लोकोक्तियाँ होती हैं, वो आपको यहाँ देखने को अवश्य मिलेगी। आगे हम पाठ का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी भोलानाथ के रूप में। तो तब तक आप संस्मरण या विधा के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।